अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 23वें लेक्चर का पार्ट 6 है। आज हम आपको टिप्स देंगे कि डिस्कशन का चैप्टर नंबर 5 थीसिस में कैसे लिखते हैं, उसके लिए क्या टिप्स हैं, क्या उसके लिए की पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। स्कॉलर्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर नंबर 4 रिजल्ट्स के हवाले से कुछ टिप्स दी थी कि कौन सी चीज़ें अहम हैं जो कि आपको पता होना चाहिए रिजल्ट्स के चैप्टर को करने के लिए। इसी के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। स्कॉलर्स, सबसे पहले तो इसमें हम ओवरव्यू लिखते हैं। तो ये एक 1 पैराग्राफ ऑलमोस्ट इसमें लिखा जाता है, वो भी अपने वर्ड्स में कि इस चैप्टर में बेसिकली क्या है। एमसीक्यूज लिखते हैं इस पैराग्राफ में कि पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ऐसे हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर रहे हैं। तो स्कॉलर्स, उसके बाद जब आप पहली चीज़ जो करते हैं, आप मेजर फाइंडिंग की हेडिंग देते हैं कि जी इस चैप्टर जो आपके हाइपोथेसिस थे उसकी मेजर फाइंडिंग क्या आई है। बेसिकली मेजर फाइंडिंग जो है वो समरी ऑफ द हाइपोथेसिस है, उसका एक टेबल भी साथ दिया जाता है। पहले आप उसको टेक्स्ट की सूरत में लिखते हैं कि हमने इतने हाइपोथेसिस बनाए थे, उन हाइपोथेसिस में इतने एक्सेप्ट हो गए और इतने रिजेक्ट हो गए। फिर उसके बाद आप नीचे उसका टेबल देते हैं, समरी टेबल देते हैं। देखें टेबल, आप देखें ये चैप्टर नंबर 5 है तो इसमें टेबल का नंबर भी 5 होगा। हो सकता है कि ये टेबल 5.1 है। हर इसमें टेबल का जो नंबर है वो हर चैप्टर के साथ लिंक है। जो रिजल्ट्स का चैप्टर है उसमें हो सकता है 15 टेबल्स हों, लेकिन वो 4.1, 4.2, 4.3, इसी तरह चैप्टर 5 जो डिस्कशन का चैप्टर है इसमें जितने भी टेबल होंगे वैसे अमूमन एक ही टेबल होता है, यही जिसमें हम समरी ऑफ द हाइपोथेसिस देते हैं। तो इसमें भी हम इसको फिर 5.1 टेबल नंबर कर देते हैं। अब आप इसमें देंगे कि हमारे हाइपोथेसिस कितने थे और उन हाइपोथेसिस में जो आपके जो हाइपोथेसिस में रिलेशनशिप आपने डेवलप किया था और वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है, कंफर्म हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये टेबल आप देते हैं शुरू में। उसके बाद स्कॉलर्स, आपको डिस्कशन में इन ऑर्डर टू डील विद रिसर्च प्रॉब्लम आपको ये बताना है दिस स्टडी एस्टेब्लिश 7 रिसर्च क्वेश्चंस, 7 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। सिमिलरली बेस्ड अपॉन द रिसर्च क्वेश्चंस 7 hypotheses were also drawn for the purpose to answer said questions and to explore the research objectives. Statistical analysis were made to test the hypothesis. Below are the answers to the said research questions. देखें, जब आपने टेबल दे दिया, आपने बता दिया कि जी अब आपने उसकी डिस्कशन शुरू कर देनी है। साथ ही मेजर फाइंडिंग के बाद, समरी ऑफ द हाइपोथेसिस के बाद आपने उसकी इस टेबल की डिस्कशन शुरू कर देनी है कि जी हमारे 7 ऑब्जेक्टिव्स थे, 7 रिसर्च क्वेश्चन थे और उसी तरह 7 ही हमारे हाइपोथेसिस थे। अब आप उसे कह रहे हैं कि हमने उनको जब स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया है तो ये 7 के 7 हमारे एक्सेप्ट हो गए हैं, कंफर्म हो गए हैं हाइपोथेसिस। जो हमने इसको बेस बनाया था जिन आर्गूमेंट को, वो आर्गूमेंट हमारा एक्सेप्ट हो गया है। अब आप उसको प्रूफ करेंगे थ्रू लिटरेचर सपोर्ट। बिलो आर दी आंसर्स। अब आप क्या करेंगे, इसकी डिस्कशन में आप सबसे पहले उसका रिसर्च क्वेश्चन लिखेंगे रेलेवेंट, और उसी तरह आप रेलेवेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो आपके उस हाइपोथेसिस से बेसिकली लिंक करता है उसको। अब आप उसके ऊपर लिखेंगे कि जी मैंने इस रिसर्च की इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसी तरह से ये ऑब्जेक्टिव सेट किया था और उसके लिए फिर मैंने ये इसका रिसर्च क्वेश्चन सेट किया था। इसकी नीचे आप नरेशन दे देंगे, यहाँ एक पैराग्राफ या आधे पैराग्राफ की। फिर आप कहेंगे कि ये चीज़ें इस हाइपोथेसिस से, हाइपोथेसिस नंबर 1 से रिलेट करती थी और ये हाइपोथेसिस बेसिकली स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इसका ये आया है। नॉर्मली यहाँ डिस्कशन के पार्ट में स्टैटिस्टिकल रिजल्ट देते नहीं हैं जब आप कोई पेपर लिख रहे हैं, लेकिन थीसिस में आप रिजल्ट्स के चैप्टर में इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। लेकिन जब आप डिस्कशन लिख रहे होते हैं तो डिस्कशन में आपको सिर्फ उसकी बीटा वैल्यू और पी वैल्यू को रिपोर्ट करना होता है साथ ब्रैकेट में, कि वहाँ भी उस एग्जामिनर को पता लग जाए कि ये कैसे एक्सेप्ट हुआ है हाइपोथेसिस। फिर जब आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है तो फिर आपको उसको लिटरेचर में से ढूंढना है कि और किस किस स्टडी में ये जो आपका कंस्ट्रक्ट है या वेरिएबल है इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव आया या एक्सेप्ट हुआ है, जिस तरह से आपने उसको एक्सेप्ट करवाया है। तो फिर आप आखिरी फाइनल आर्गूमेंट देते हैं कि जी इन स्टडीज़ की बेस पर मेरी स्टडी पहले वाली स्टडीज़ को कंफर्म कर रही है और ये मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये वेरिएबल इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो लिहाजा ये भी एक इसको जनरलाइज किया जाए।
अब इसके बाद जब आप आते हैं तो फिर आपको सिग्निफिकेंस की तरफ आना है। डिस्कशन में सिर्फ आपने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को मैच करना है अपने हाइपोथेसिस के साथ, और फिर आपको उस रिजल्ट को थ्योरी के जरिए, कुछ पहले से हुई रिसर्च के जरिए, कुछ पहले से निकले हुए रिजल्ट्स के जरिए जस्टिफाई करना है कि फलां रिसर्च में भी इस वेरिएबल ने ऐसे बिहेव किया था और मेरी रिसर्च में भी इसने ऐसे बिहेव किया, तो लिहाजा मेरी स्टडी पहले वाले रिजल्ट से मैच करती है। क्योंकि ये क्वांटिटेटिव स्टडी है तो यहाँ आपको रेफरेंस बेस्ड बात करनी है, लॉजिकल बेस्ड बात करनी है। अब उसके बाद है कि आपने इम्प्लीकेशंस देनी है। देखें इसके लिए टिप्स ये हैं, जब आप इम्प्लीकेशंस देंगे आपको रिकॉल करना है कि जब आपने प्रपोजल बनाया था, प्रपोजल जमा करवाया था, उसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में जो सिग्निफिकेंस दी थी वो सिग्निफिकेंस क्या थी। आपको उन सिग्निफिकेंस से बाहर नहीं जाना है। अगर कोई नई सिग्निफिकेंस आपके ज़हन में आ गई तो फिर भी आपको कोशिश करनी है आप उन्हीं सिग्निफिकेंस में रहें और उनमें से किसी सिग्निफिकेंस से लिंक कर दें उसको। गिव जब अगर आप उसकी इम्प्लीकेशन दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सॉलिड रीजनिंग देनी है कि ये सिग्निफिकेंस कैसे सिग्निफिकेंस बनती है। आपको अवॉइड करना है जेनेरिक स्टेटमेंट से। जनरल स्टेटमेंट नहीं देनी कि जी मेरी रिसर्च की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फ़ायदा होगा। ये बहुत वैग्यू और ये बहुत एक आम सी स्टेटमेंट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। आपको ये बताना है कि जी एंटरप्रेन्योर्स ट्रस्ट अगर एनहेंस होगा तो उनकी डिसीजन मेकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ और स्टार्टअप्स वो एनहेंस होगी। ये आपकी इम्प्लीकेशंस है कि जी मैंने ट्रस्ट के फैक्टर के ऊपर काम किया है तो मैं ये फाइंड करके लाया हूँ कि जितना एंटरप्रेन्योर्स का ट्रस्ट एनहांस होता जाएगा उतना ही वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इजीली लेते जाएंगे और पैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे। ये बेसिकली सॉलिड रीजनिंग है कि ये रिजल्ट कैसे एक्सेप्ट हुआ है। आपको जेनेरिक बात नहीं करनी कि जी मेरी स्टडी एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फ़ायदा देगी। भाई क्या फ़ायदा देगी वो आप मेंशन करें, स्कॉलरली आर्गूमेंट बिल्ड करें, बिल्ड स्कॉलरली आर्गूमेंट और फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको लिमिटेशंस देनी है। आप हर चीज़ बेसिकली ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी कुछ लिमिटेशंस है काम करने की। यहाँ आप ये घबराइएगा मत कि मैं ये लिख दूंगा तो हो सकता है जनाब ये एग्जामिनर कहे जी ये काम तो बहुत ज़रूरी था करना। सम टाइम लिमिटेशन लिख देना ही आपको बचा लेता है। जब आप ये लिख देते हैं कि जी ये काम भी इस तरह से भी हो सकता था लेकिन मेरी ये लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ, और फ्यूचर में आने वाले रिसर्चर इस बात को कंसीडर करें तो एग्जामिनर को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि सर आप बात सही कर रहे हैं लेकिन ये मेरी लिमिटेशन थी और मैंने फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में इसको मेंशन कर दिया है कि आने वाले रिसर्चर इसको फॉलो करें। इसमें 7 से 8 बुलेट्स या 2 से 3 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लिमिटेशंस, और मेंशन ऑल लिमिटेशंस। जितनी लिमिटेशंस अगर आपको आई हैं, अगर आप किसी शहर से डाटा नहीं कलेक्ट कर पाए, किसी और शहर से कलेक्ट कर लिया जो कि आपकी पॉपुलेशन में कम इम्पोर्टेंट का हामिल था, लेकिन जिस शहर से आपको नहीं मिला, जिस सिटी से या जिस प्रोविंस से ज़्यादा डाटा नहीं मिला, तो आप उसको मेंशन कर दें कि जी हमने कोशिश बड़ी की लेकिन इस प्रोविंस से पूरा इतना ज़्यादा डाटा नहीं मिला तो हमने दूसरे प्रोविंस से ज़्यादा डाटा लेकर इस कमी को पूरा कर लिया। तो लिहाजा आने वाली रिसर्च जो है वो फोकस करे कि इस प्रोविंस के ऊपर जो है वो डाटा सिर्फ कलेक्ट करके रिजल्ट्स को देखा जाए। इसी तरह मेंशन 1 बाय 1, आपको 1 बाय 1 मेंशन करना है। कोशिश करें पहले जो आम जनरल सी लिमिटेशंस हैं वो मेंशन कर दें। डाटा कलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, और इसी तरह उसमें आप मेथडोलॉजी भी 2-3 तरह की मेथडोलॉजी के ज़रिए आप अपने रिजल्ट्स को कंपाइल करके शो कर सकते हैं। लेकिन आप चूँकि आपके पास वर्ड्स लिमिटेड हैं अपने रिजल्ट को रिपोर्ट करने के और थीसिस को शो करने के, तो इसलिए आप सिर्फ एक तरह की मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। तो हर तरह की लिमिटेशन आप 1 बाय 1 उसमें मेंशन कर दें, और जो आप मेंशन करेंगे सॉलिड रीजनिंग उसकी दें, और फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता इंशाल्लाह। और मैच आर्ग्यूमेंट इन द इंट्रोडक्शन एंड मेथडोलॉजी, जो लिमिटेशन आप दे रहे हैं आप ये बात अपने जहन में रखिएगा कि वो डिसमैच ना हो, वो डी लिंक ना हो मेथडोलॉजी और इंट्रोडक्शन के चैप्टर से। वहाँ अगर आपने ये कहा है कि जी मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च फिलोसफी को यूज़ करता हूँ, आपकी लिमिटेशन ये नहीं होनी चाहिए कि जनाब ये मेरा प्रॉब्लम आ गया था कि मैं सर्वे रिसर्च नहीं कर सकता था लिहाजा मैंने इंटरव्यू कर लिए और मैं अपना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म फिलोसफी में चला गया,
तो ये इस तरह की आपने डी लिंक बात नहीं करनी है, आपने लिंक करने हैं वो सारी चीज़ें जो आपने इंट्रोडक्शन और मेथोडोलॉजी के चैप्टर में अपनी रिसर्च डिज़ाइन सेट किया, उस रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर आपने लिमिटेशन को छोड़ना नहीं है और लिमिटेशन आपने शो नहीं करनी है, और कोई लिमिटेशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो फिर आप बिल्कुल आंसरलेस हो जाएंगे। फिर आपको कंक्लूजन के ऊपर लिखना है। कंक्लूजन बेसिकली ये 1 और 2 पैराग्राफ्स होते हैं और ये फाइनल आर्ग्यूमेंट है किसी भी स्टडी का। ये आप अपने अल्फाज में लिखते हैं, इसमें आप रेफरेंस नहीं देते। डिस्कशन के चैप्टर में रेफरेंस बहुत कम दिए जाते हैं, सिर्फ जो आपके अपोजिट जब आपका एक्सेप्ट हुआ है उसको साबित करने के लिए आप 2 से 3 रेफरेंस, मैक्सिमम 2 से 3 रेफरेंस को आप बेस बनाते हैं कि इन स्टडीज़ में भी ये अपोजिट ऐसे एक्सेप्ट हुआ था या ये वेरिएबल ऐसे टेस्ट हुआ था और उसने यही बिहेवियर, यही रिजल्ट शो किया था जो उसने मेरी स्टडी में शो किया है। उसके अलावा आपने इसको जब सिग्निफिकेंस लिखनी है, इसमें आपने कोई रेफरेंस नहीं देना। आपने जब इसका सिग्निफिकेंस के बाद जब आपने इसकी लिमिटेशंस और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन देनी है तो उसमें भी आपने रेफरेंस नहीं देना। इसी तरह कंक्लूजन में भी आपने रेफरेंस नहीं देना, ये आपने अपने अल्फाज में लिखना है। और कंक्लूजन जो है द ओवरऑल आर्गूमेंट ऑफ द स्टडी, आपकी स्टडी A to Z जब आप कर आए, आपने इंट्रोडक्शन किया, आपने उसके बाद लिटरेचर रिव्यू किया, मेथोडोलॉजी की, रिजल्ट्स लगाए और उसके बाद डिस्कशन भी सारी कर दी। अब आप 1 से 2 पैराग्राफ में सिंपली बताएंगे यहाँ के आपने क्या किया, बेसिकली आपकी स्टडी में क्या है वो वैल्यूएबल चीज़ जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो चीज़ जिसके लिए आपने ये सारी स्टडी की। तो इसमें आप 1 से 2 पैराग्राफ में वो फाइनल आर्ग्यूमेंट यहाँ पेश करेंगे। सपोज अगर आपकी स्टडी ये थी कि आप के एजुकेशन सेक्टर के ऊपर आपका जो भी मॉडल था, आपने उसमें फाइनल आर्ग्यूमेंट ये दिया कि अगर वर्चुअल एम्प्लॉइज में, अगर वर्चुअल एजुकेशन है तो वर्चुअल एम्प्लॉइज में जितनी कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी उतना उन वर्चुअल एम्प्लॉइज में ट्रस्ट लेवल इंक्रीज होगा। ट्रस्ट लेवल के इंक्रीज का वो मीडिएट करेगा उनकी अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए। तो ये फाइनल आर्ग्यूमेंट आप कंक्लूजन में देंगे और इसमें लंबी चौड़ी बहस नहीं करेंगे। तो हाउ द रिजल्ट्स मैच विद द पर्पस ऑफ द स्टडी, हाउ स्टडी फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स, ए कम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ द थीसिस, लेकिन बट नॉट मोर देन 1 और 2 पैराग्राफ। इसी तरह जब आप डिस्कशन का चैप्टर करते हैं तो साथ ही आपको रेफरेंसेस देने हैं, अपेंडिक्स देनी है, और इसके साथ हमारा ये जो टिप्स हैं आपके लिए ये तो चलते रहेंगे। लेकिन अगले चैप्टर में हमने जब आपको ये चौथा चैप्टर में बताया था, चैप्टर नंबर 4 में, कि रिजल्ट्स के हवाले से जो टिप्स दिए थे उसमें हमने आपको स्टेटमेंट्स ऐसी दी थी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट लगाने हैं और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में बेसिकली बताएंगे कि टेबल और फिगर कौन सा बेसिकली शो करना है थीसिस में, कहाँ शो करना है और कैसे शो करना है, उस सारे टेबल्स को हम आपको शो करेंगे। टेबल्स आप हमारा नेक्स्ट पार्ट देखें। शुक्रिया। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।